नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, रीट की एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाली है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो लेवल 2 के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन का जो पोर्शन है उसी का आज पार्ट 3 आज हम लेकर आए हैं, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं टॉप 50 प्रश्नों के बारे में। वही प्रश्न है जो 2011 से 22 तक जो पेपर हुए थे, उन पेपर में से आज हमने 50 प्रश्नों को लिया है। ठीक, और इन प्रश्नों की हम कहीं ना कहीं व्याख्या भी करने वाले हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे सामने है, चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी। तो ऐसे बहुत ही शानदार शानदार प्रश्नों को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतरीन और शानदार मोटिवेशनल थॉट के साथ। सपनों को साकार करने का पहला कदम है खुद पर विश्वास करना। सही बात है, यदि हमें अपनों सपनों को साकार करना है तो अपने आप पर भरोसा होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला और शानदार प्रश्न। मेगास्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उप समितियों का उल्लेख किया है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो सबसे पहली बात करें हम मौर्य वंश के बारे में, तो मौर्य वंश की यदि अपन बात करें तो भारत में मौर्य वंश का जो कार्यकाल रहा है वो कब से कब तक रहा है। तो मौर्य वंश का कार्यकाल जो रहा है बच्चों, वो याद रखना 382 से लेकर 185 ईसा पूर्व तक का समय जो था वो मौर्य वंश का समय था। ठीक, मौर्य वंश के जो पहले राजा जो थे, इनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था इनका? चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि आप लोगों को याद रखना है। अब वहीं यदि अपन बात करें यहाँ पे मौर्य प्रशासन के अंतर्गत मेगास्थनीज की, तो मेगास्थनीज के बारे में आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बात बता दूं तो एक यूनानी शासक जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर, अब ये जो सेल्यूकस निकेटर था, इसी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। ठीक, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था बच्चों? मेगास्थनीज। और यही मेगास्थनीज जो था, यही आया था किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक, इसी मेगास्थनीज के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी, इस पुस्तक का नाम था इंडिका। और वहीं ये जो पुस्तक है इंडिका, ये किस चीज को लेकर थी? तो मौर्य प्रशासन या मौर्य काल की राजनीति से जुड़ी हुई पुस्तक है। कौन सी? इंडिका। ठीक, तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आप लोगों को मैंने बताया है सामने। अब वही कहा गया है कि मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उप समितियों का उल्लेख किया गया है। तो 4 का किया गया है, 6 का किया गया है, 8 का किया गया है, 10 का किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है प्यारे बच्चों 6 का। कितने का? 6, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है। वहीं मौर्य काल की यदि हम बात करें तो मौर्य वंश के जो सबसे महान शासक हुए हैं उनका नाम याद रखिएगा, सम्राट अशोक। ठीक, सबसे प्रतापी शासक जो हुए हैं उनका नाम क्या है? सम्राट अशोक, जिन्होंने भारत के अंदर कितने शिलालेखों का निर्माण किया है? 14 शिलालेख का निर्माण किया है। किसने? सम्राट अशोक के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते थे। तो गुप्त काल की बात हुई है, गुप्त काल में जो ब्राह्मण थे उनको जो भूमि दान में दी जाती थी उसे क्या कहते थे? वेल्लन, वगाई कहते थे, शाला भोग, देवदान, अग्रहार। तो गुप्त काल में यदि जो ब्राह्मणों को दान में भूमि दी जाती थी बच्चों, उसे कहा जाता था अग्रहार। क्या कहा जाता था? उसे अग्रहार कहा जाता था। वहीं गुप्त काल की यदि अपन बात करें तो गुप्त वंश की स्थापना जो की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो गुप्त वंश की जो स्थापना है वो श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। ठीक, वहीं यदि बात करें जो गुप्त काल है, इस गुप्त काल में जो महान शासक हुए उनमें नाम आता है समुद्रगुप्त का। किसका नाम आता है? समुद्रगुप्त का नाम आता है। समुद्रगुप्त की यदि अपन बात करें तो इन्हें कहा जाता है प्यारे बच्चों भारत का नेपोलियन। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन प्यारे बच्चों कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त के दरबार में ही एक लेखक मिलते हैं जिनका नाम आप लोगों को याद रखना है, हरिसेन। क्या नाम मिलता है इनका? हरिसेन, जो कि समुद्रगुप्त के दरबार के एक क्या थे? कवि थे, या फिर आप क्यों क्या कह सकते हो, लेखक थे, जो कि आप लोगों को याद रखना है। ठीक, प्यारे बच्चे मुझे बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न आता है कि इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ का क्या नाम है। ठीक, हरिसेन के द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है वो कौन सा है और वो कौन सी शैली में लिखा गया है, ये भी बता दूं आपको मैं, चंपू शैली में लिखा गया है। ठीक, ये आप लोगों को बताना है। आप बाकी इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है? अग्रहार है। चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? तो चालुक्यों की जो राजधानी थी वो मदुरई थी, अमरावती थी, भरूच थी, ऐहोल थी। तो प्यारे बच्चों जो चालुक्य वंश है, इस चालुक्य वंश की जो राजधानी थी याद रखेगा ऐहोल थी। क्या राजधानी थी इनकी? ऐहोल राजधानी थी, जो कि आप लोगों को पता है इनकी जो राजधानी ऐहोल के साथ साथ एक और राजधानी मिलती है जो कि है बादामी। क्या राजधानी मिलती है? बादामी राजधानी मिलती है। बाकी ऐहोल की यदि अपन बात करें तो ऐहोल को क्या कहा जाता है? भारतीय वास्तुकला का उद्गम। पूछा जाता है ये कि भारतीय वास्तुकला का उद्गम किसको कहा जाता है? तो भारतीय वास्तुकला का उद्गम बच्चों कहा जाता है ऐहोल को।
ठीक है, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बात है आप लोगों के सामने ये। ठीक है, चलिए वहीं आगे एक और प्रश्न दे रखा है, लेकिन प्रश्न से पहले यदि हम देखें तो जो चालुक्य वंश है, इस चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चालुक्य वंश के संस्थापक मिलते हैं बच्चों पुलकेशिन फर्स्ट। पुलकेशिन फर्स्ट, ये कौन थे? पुलकेशिन फर्स्ट है तो चालुक्य वंश के संस्थापक। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला व्यक्ति था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की यदि अपन बात करें तो ये किस वंश का शासक था? तो प्यारे बच्चों ये था तुगलक वंश का शासक। कौन से वंश का? तुगलक वंश का शासक था। वहीं यदि इसकी बात करें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में तो बहुत अच्छा प्रश्न आता है कि इसी के दरबार में एक मोरक्को का निवासी भारत आया था, और मोरक्को का जो निवासी भारत आया था उसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता। और जब ये भारत में आया था तो इसी के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी जिस पुस्तक का नाम था रहला। तो रहला किसके द्वारा लिखी गई? इब्न बतूता के द्वारा। ये कहाँ का निवासी था? तो मोरक्को का निवासी। ये किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। वहीं यदि देखा जाए तो दीवाने कोही का निर्माण किस काल में हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के ही काल में हुआ था। ठीक है, जो एक कृषि विभाग था। पोलज, प्रति, चाचर व बंजर भूमि के प्रकार किस काल से संबंधित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पोलज, प्रति, चाचर व बंजर भूमि के प्रकार किस काल से संबंधित है? प्यारे बच्चों मौर्य काल से संबंधित है, गुप्त काल से, सल्तनत काल से, मुगल काल से। तो ये सारे के सारे जो शब्द दे रखे हैं ये संबंधित है प्यारे बच्चों किस काल से? मुगल काल से। ठीक है, मुगल काल की यदि अपन बात करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए मुगल काल, वैसे मुगल काल जो है इसे दो भागों में बांटा गया। एक तो पूर्व मुगल काल, पूर्व, ठीक, और एक उत्तर। अब पूर्व और उत्तर में यदि अपन बात करें तो कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने जो है 1707 के बाद का जो काल रहा है वो उत्तर मुगल काल रहा है, और 1707 से पहले का जो काल रहा है वो काल कौन सा था? मुगल काल था। अब वो भी 1707 से पहले कब की बात करें तो कहीं ना कहीं जब से भारत में किसकी शुरुआत होती है? बाबर की। ठीक, तो बाबर जब से भारत में आया हुआ था तो बाबर के आने के बाद के काल से स्टार्ट होता है पूर्व काल, पूर्व मुगल काल। ठीक है, अगला प्रश्न है अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी? तो अकबर की जो सुलेख की पसंदीदा शैली थी वो नस्तलिक थी, कुफिक थी, मंजिलाबादी, हेरात। तो अकबर की सुलेख की पसंदीदा जो शैली थी उस शैली का नाम है प्यारे बच्चों क्या? नस्तलिक थी। ठीक, अकबर की यदि अपन बात करें तो अकबर के काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदी का स्वर्ण युग, हिंदी का स्वर्ण युग किस व्यक्ति के काल को कहा जाता है? तो हिंदी का जो स्वर्ण युग है प्यारे बच्चों वो किसके काल को कहा जाता है? अकबर के काल को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में किसने बनाया? तो द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में किसने बनाया था? मार्शल ने, मिस व्हीलर ने, थॉमस जोन्स बार्कर ने, जोसेफ ने। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा क्या? थॉमस जोन्स बार्कर के द्वारा। किसके द्वारा? थॉमस जोन्स बार्कर। अगला पुस्तक गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक जो है प्यारे बच्चों क्या? दयानंद सरस्वती है, स्वामी विवेकानंद है, ज्योतिराव फूले है, राजा राममोहन राय है। तो गुलामगिरी नामक पुस्तक की यदि अपन बात करें तो गुलामगिरी पुस्तक के जो लेखक हैं वो है ज्योतिराव फूले। कौन है? ज्योतिराव फूले हैं। दयानंद सरस्वती की यदि अपन बात करें तो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है प्यारे बच्चों याद रखिएगा सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी पुस्तक है इनके द्वारा लिखी गई? सत्यार्थ प्रकाश है। वहीं स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? राजयोग है। ठीक, वहीं कर्मयोग है, और वहीं यदि देखा जाए तो एक और है ज्ञान योग। तो राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग जो पुस्तक लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ये तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम क्या मिलता है? नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त, ये नरेंद्र नाथ दत्त किसका नाम मिलता है? तो स्वामी विवेकानंद का। राजा राममोहन राय की यदि हम बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना, कौन सी समाज? ब्रह्म समाज की स्थापना के लिए किसको जाना जाता है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना के लिए जाना जाता है राजा राममोहन राय। परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। परिवार कल्याण, परिवार कल्याण की यदि अपन बात करें तो भारत में परिवार कल्याण या परिवार नियोजन की शुरुआत जो हुई थी, परिवार नियोजन या फिर हम बात करें परिवार कल्याण की जो शुरुआत हुई थी वो याद रखिएगा प्यारे बच्चों 1952 में हुई थी। यानी कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो यही जो विषय है ये भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 4, 6, 9, 11।
तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बच्चों याद रखिएगा 11वीं अनुसूची में दे रखा है। कौन सी अनुसूची में दे रखा है? 11वीं। तो भारतीय संविधान में यदि देखा जाए तो प्रारंभ में कितनी अनुसूची थी? तो भारतीय संविधान में प्रारंभ में जो अनुसूची मिलती है तो प्रारंभ में संख्या थी 8, लेकिन वहीं वर्तमान की यदि अपन बात करें तो भारत के संविधान में वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितनी है बच्चों? 12 है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो भारत के संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो किसमें प्राप्त है? तो उच्चतम न्यायालय में, मात्र लोकसभा को, मात्र राज्यसभा को, संसद को। तो संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति प्राप्त है बच्चों वो याद रखना किसको है? संसद को है, किसी एक को नहीं है। यानी कि संसद के अंदर दो चीजें आती है। अब कौन कौन सी? एक तो लोकसभा भी आती है और एक राज्यसभा भी आती है। तो दोनों को शक्ति प्राप्त है, किसी एक को नहीं। अब वहीं संसद में यदि देखा जाए तो आप लोगों को भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 79, 80 और 81 को याद रखना है। क्यों? क्योंकि 79 में दे रखा है संसद के बारे में, 80 में दे रखा है राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा, और कहीं ना कहीं 81 में दे रखा है किसके बारे में? लोकसभा के बारे में दे रखा है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि विधिक सेवा जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, वहीं 10 अगस्त को, 9 नवंबर को, 10 दिसंबर को। तो भारत में विधिक सेवा दिवस जो मनाया जाता है प्यारे बच्चों वो याद रखिएगा ये कब मनाया जाता है? तो विधिक सेवा दिवस, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो विधिक सेवा जो दिवस मनाया जाता है ये 9 नवंबर को मनाया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम बताइए। तो भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम है बंधुता, समता, स्वतंत्रता, न्याय। समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता। स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुता। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। यानी कि संविधान की उद्देशिका मतलब कि किसकी बात की जा रही है? प्रस्तावना की बात की जा रही है। ठीक, तो बहुत ही अच्छा एक प्रश्न मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर प्रस्तावना के बारे में कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो तारीख निहित है वो कौन सी तारीख निहित है बच्चों? तो 26 नवंबर 1949 की तारीख निहित है, ये याद रखिएगा। ठीक है, बाकी इसमें जो सही जो शब्द दे रखे हैं वो है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण यानी कि पास्को अधिनियम कब लागू किया गया? तो पास्को अधिनियम 2008 में, 2010 में, 2011 में, 2012 में। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का जो उत्तर है बच्चों ध्यान रखना 2012। क्या है? 2012 है। ठीक, पास्को अधिनियम क्या है? एक तरीके से जो बालक होते हैं इन बालकों के ऊपर जो लैंगिक अपराध होते हैं, ठीक, जो बालक होते हैं इन बालकों के ऊपर कैसे अपराध, जो लैंगिक अपराध जो होते हैं उन लैंगिक अपराधों से बचाने के लिए जो एक अधिनियम लागू किया गया है वो अधिनियम कौन सा है? पास्को है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 51 का में दिए मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है? यदि मूल कर्तव्य की बात करें तो मूल कर्तव्य भारत के संविधान में कहां पर है? तो भारत के संविधान में आर्टिकल 51 का में है। ठीक, अब 51 का के अंतर्गत है तो इसमें कौन सा मूल कर्तव्य शामिल नहीं है? करों का भुगतान करें, देश की रक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। तो प्यारे बच्चों इसमें जो शामिल नहीं है वो याद रखना करों का भुगतान करें, ये शामिल नहीं है, बाकी सभी इसमें शामिल है। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद का आकार निर्धारित किया गया है? तो 81, 91, 101, 102। तो यदि देखा जाए तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो हो जाएगा 91। तो 91 संविधान संशोधन की यदि अपन बात करें तो ये हुआ है 2003 में। अब इस संविधान संशोधन के तहत क्या परिवर्तन हुआ है? तो लोकसभा जो सीट है इस लोकसभा सीट की यदि देखा जाए तो इसके 15% मेंबर ही केवल किस में आ सकते हैं बच्चों? तो 15% सदस्य ही केवल मंत्री परिषद में आ सकते हैं। कहां पर आ सकते हैं? मंत्री परिषद में आ सकते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी जो संविधान संशोधन हुआ है वो 91वां हुआ है जो कि कब हुआ है? 2003 में। स्वीप संबंधित है, स्वीप किससे संबंधित है? मतदाता जागरूकता कार्यक्रम से, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम से, शहरी स्वच्छता कार्यक्रम से, भ्रष्टाचार नियंत्रण कार्यक्रम से। तो स्वीप की यदि अपन बात करें तो स्वीप जो संबंधित है प्यारे बच्चों याद रखना मतदाता जागरूकता कार्यक्रम है। ये क्या है? मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। अब वही मतदाता दिवस की यदि अपन बात करें तो कितनी तारीख को मनाया जाता है मतदाता दिवस? तो याद रखना मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 की यदि अपन बात करें तो 25 जनवरी 1950 को जिस आयोग का गठन होता है वो है निर्वाचन आयोग।
भारत में जो चुनाव करने वाला जो आयोग है उस आयोग का नाम क्या है? निर्वाचन आयोग। तो इसी निर्वाचन आयोग का गठन होता है 25 जनवरी 1950 को, इसलिए 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, दो राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है? तो दो राज्यों के मध्य जो विवाद हो जाता है वो उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है? मौलिक, अपीली, सलाहकारिता या रिट? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा मौलिक अधिकार। कौन सा अधिकार हो जाएगा? मौलिक अधिकार हो जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट की यदि अपन बात करें सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन सा आर्टिकल में है? तो यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 में है। वहीं हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट भारतीय संविधान में कहां पर है? तो भारतीय संविधान में इसका उल्लेख 214 में है। वहीं यदि सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट है इसका मुख्यालय कहां पर है बच्चों? तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली में है। ठीक है। और वहीं यदि देखा जाए, पूछा जाए आपसे कि सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। कौन थे? हीरालाल जे कानिया। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने किस वाद में प्रतिपादित किया? कि मूल संरचना का जो सिद्धांत है वो न्यायपालिका ने किस वाद में प्रतिपादित किया? ए के गोपालन, केशवानंद भारती, एस आरत्र बोम्बई, गोलकनाथ। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का जो उत्तर है प्यारे बच्चों वो है केशवानंद भारती। अब ये केशवानंद भारतीवाद क्या है? तो केशवानंद भारतीवाद की यदि अपन बात करें तो ये प्रस्तावित किया गया था, ये लाया गया था 1973 में। कब लाया गया था? 1973 में लाया गया था। तो अभी तक की सबसे बड़ी जजों की बेंच जो बैठी थी वो सबसे ज्यादा जजों की जो बेंच बैठी थी वो केशवानंद भारती केस में ही बैठी थी। और इस केशवानंद भारती जो केस हुआ था इसी के बाद भारतीय संविधान जो है उस भारतीय संविधान में किसको शामिल किया गया था बच्चों? तो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है इस प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कितने शब्दों को जोड़ा गया था? 3 शब्दों को जोड़ा गया था, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अब वो कौन कौन से शब्द हैं? तो जैसे कि आप लोगों को पता है अखंडता, ठीक, अखंडता जैसे शब्द को जोड़ा गया था। और सभी लोग मुझे बताइए 2 शब्द जो हैं ये किस चीज से जुड़े हुए हैं, ये आप लोग मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, शनि एक आंतरिक ग्रह है, बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 28 दिनों में पूरा करता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, सही है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, यह भी सही है। बुध सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 28 दिनों में पूरा करता है, यह भी सही है। लेकिन शनि एक आंतरिक ग्रह है, यह सही नहीं है। ठीक है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी वाला। जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? प्रातः 11 बजे, प्रातः 11 बजे, प्रातः 10:15, प्रातः 9:45। तो प्रातः 11 बजे, प्रातः 11 बजे 2 बार दे रखा है यहाँ पर। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जैसे कि आपको पता है यह है पृथ्वी। तो पृथ्वी को बिल्कुल इस तरह से जो खड़े भागों में 2 भागों में बांटने वाली रेखा है ये 0 डिग्री। और ये 0 डिग्री कौन सी रेखा है? ये तो देशांतर रेखा है। ठीक, 0 डिग्री देशांतर। अब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के कितने बज रहे हैं यहाँ पे? तो सुबह के 10 बज रहे हैं। तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब ये 0 डिग्री, अब इसके इधर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। तो 0 डिग्री यानी कि कहीं ना कहीं 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? ठीक, ये आप लोगों को बताना है। ठीक, तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो ध्यान रखना, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या? ए। तो यहां पर यदि देखा जाए तो इसका समय कितना हो जाएगा? 11 बज जाएगा। सर प्रातः 11 बजे क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है जो पृथ्वी पर जो देशांतर रेखाएं हैं उसको 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? तो 1 डिग्री को घूमने में समय लगता है 4 मिनट। कितना मिनट लगता है? 4 मिनट। तो 15 डिग्री को घूमने में कितना समय लगेगा? तो 15 × 4 बराबर 60 मिनट। अब 60 मिनट यहाँ की बात हो रही है ये। ठीक, तो इससे पहले जाएंगे क्योंकि 15 डिग्री देशांतर इधर है तो कहीं ना कहीं हमें 60 मिनट कम करना होगा, इसलिए 60 मिनट बढ़ाना होगा, इसलिए यहाँ पर कितना समय हो जाएगा? 11 बज जाएगा। अगला प्रश्न है, भूपर्पट्टी के नीचे वह स्थान जहां भूकंपन आरंभ होता है कहलाता है? उद्गम केंद्र कहलाता है, अधिकेंद्र कहलाता है, निकास यानी कि वेंट कहलाता है, क्रेटर कहलाता है? प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है वो केंद्र कहलाता है उद्गम केंद्र। ठीक, और जिस स्थान पर सबसे पहले भूकंप आता है वो कहलाता है अधिकेंद्र कहलाता है। चलिए, भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने का कारण है? तो भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने का कारण है अंतर्जनित बल है, बहिर्जनित बल है, अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बल है, सौरमंडल बल है।
तो भूकंप और ज्वालामुखी दोनों की घटनाएं यदि अपन बात करें तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाली घटना है ये। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो घटनाएं उत्पन्न होती है वो होती है अंतर्जनित। तो इसलिए इसमें जो बल हो जाएगा वो बल कौन सा हो जाएगा बच्चों, अंतर्जनित बल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अगुलहास धारा कौन से महासागर में प्रवाहित होती है? तो अगुलहास धारा जो है वो आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। तो इस प्यारे से प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंद महासागर। क्या हो जाएगा? हिंद महासागर हो जाएगा, ये याद रखना। अब यहाँ पर अगुलहास धारा की यदि अपन बात करें तो ये किस प्रकार की धारा है कि तो ये गर्म जल धारा है। कैसी जल धारा है प्यारे बच्चों? गर्म जलधारा है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, अब गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा के बारे में यदि अपन बात करें तो आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, जैसे कि जो रेखाएं है भूमध्य रेखा, इस भूमध्य रेखा से जो ऊपर की ओर जाने वाली जो जलधाराएं होगी, भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर, या फिर हम यूं बोलें कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने वाली जो रेखाएं हैं वो कैसी रेखाएं होगी भैया? तो वो गर्म जलधारा होगी। वो कैसी जलधारा होगी? गर्म। और कहीं ना कहीं यदि अपन बात करें पृथ्वी पर जो एक तरीके से ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जाने वाली जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं के या ये जो हवाएं हैं ये कैसी हवाएं होगी, या ये जलधारा कैसी होगी? तो ये ठंडी जलधारा होगी। अब क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये है क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये ठंडा है, इसलिए ठंडे से कहीं ना कहीं नीचे की ओर जाती है, तो ये क्या कैसी होती है? ठंडी होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम बेंटिंग। तो इसकी यदि अपन बात करें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो होती है प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये होती है 1861 में। कब होती है? 1861। अब ये पुरातत्व सर्वेक्षण का मतलब होता है जो पुराने जो अवशेष हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान करने वाला एक संस्थान। तो इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, और वही उनके पहले क्या थे? कहीं ना कहीं पहले जनरल भी रहे थे। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न है, थेरी गाथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? किस गाथा के संबंध में? थेरी गाथा के संबंध में। यह सुत्त पिटक का हिस्सा है, इसमें भिक्खुनियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है। यह विनय पिटक का हिस्सा है, इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ए, बी, सी, डी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बच्चों ध्यान रखना है, वो उत्तर होने वाला है क्या? बी वाला। ठीक है, बी। यानी कि इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो क्या है? आ, बा, दा। यानी कि यह सुत्त पिटक का हिस्सा है, यहाँ भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है, और इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित हैं? तो वर्धमान महावीर की यदि अपन बात करें सबसे पहली चीज, तो महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो जैन धर्म के ये 24वें तीर्थंकर थे। वहीं यदि अपन बात करें महावीर स्वामी के बारे में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए महावीर स्वामी के बारे में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्या? कि ये लिच्छवी, इनमें नाम जो आता है वैसे लिच्छवी वंश के राजा भी मिलते हैं, और कहीं ना कहीं इन्हीं के साथ साथ यदि देखा जाए तो ये इक्ष्वाकु वंश के राजा भी मिलते हैं। कौन से? इक्ष्वाकु वंश के राजा। ठीक, वहीं यदि देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आता है, और वो क्या आता है कि 24वें तीर्थंकर थे, और 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी के द्वारा यदि अपन बात करें, इनके द्वारा जो उपदेश दिए गए कौन सी भाषा में दिए गए? तो इनके द्वारा जो उपदेश दिए गए ये प्राकृत भाषा में दिए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था? तो 16 जनपदों में मगध प्रथम क्यों था? खेती की उपज अच्छा होना, लोहे के खदाने होना, जंगली हाथी का उपलब्ध होना, या ये सभी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा ये सभी। अब पहली बात यदि देखा जाए तो मगध में जो 16 जो महाजनपद थे, इन 16 महाजनपद में से दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद था, और इस एकमात्र महाजनपद का नाम था, ध्यान रखना, अश्मक। क्या था? अश्मक, जो कि कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ था ये? तो ध्यान रखना ये गोदावरी नदी के किनारे पर बसा हुआ था। ठीक है, अगला है, लोथल नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? तो लोथल नामक हड़प्पा स्थल, जो हड़प्पा यानी कि हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है ये। हड़प्पा सभ्यता की यदि बात करें तो इसी को ही बोला जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता भी इसी को कहा जाता है। अब सिंधु घाटी की सभ्यता इसको क्यों कहा जाता है बच्चों? क्योंकि सिंधु नदी पर यह सभ्यता का विकास हुआ है। ठीक है, तो राजस्थान में है ये स्थान, गुजरात में, हरियाणा में, कश्मीर में। तो लोथल नामक जो स्थल है बच्चों ध्यान रखना ये कहां पर है? ये गुजरात में है।
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बेरी गाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था? तो बेरी गाजा जो बंदरगाह है ये किस बंदरगाह का यूनानी नाम था? भरूच का, अरिकामेडु का, पुहार का, मदुरै का? तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भरूच। भरूच मतलब कि एक तरीके से भड़ोच की बात की जा रही है। भड़ोच जो कि कहां पर पड़ता है बच्चों? तो ये पड़ता है गुजरात में, ठीक। और यदि हम बात करें तो किस नदी के तट पर बसा हुआ शहर है ये? तो ये नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। वहीं भड़ोच के अलावा एक और प्रश्न आता है सूरत। सूरत किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो सूरत जिस नदी के तट पर बसा है बच्चों वो याद रखेगा ताप्ती नदी। कौन सी नदी के किनारे? ताप्ती। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, उनमें से वेलन वगाई का संबंध है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों कि वेलन वगाई का संबंध जो है वो किससे है, ठीक। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि और मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि जो होती है वो उसका संबंध है किससे? वेलन वगाई से। निम्न को सुमेलित कीजिए कि कहां पे कौन से मेले का आयोजन होता है, ये आप लोगों को बताना है। जैसे ऊंट उत्सव कहां पर मनाया जाता है, मरु उत्सव कहां पर, पतंग उत्सव कहां पर, मेवाड़ उत्सव कहां पर मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों यदि देखा जाए क्या कि सबसे पहले जैसे कि हम देखें ऊंट उत्सव, तो ऊंट उत्सव जो मनाया जाता है ध्यान रखना ये मनाया जाता है बीकानेर में, ठीक। वहीं यदि देखा जाए मरुत्सव, तो मरुत्सव मनाया जाता है कहीं ना कहीं जैसलमेर में, ठीक। पतंग उत्सव जो मनाया जाता है प्यारे बच्चों वो जयपुर में, ठीक। और मेवाड़ उत्सव जो मनाया जाता है वो कहां पर मनाया जाता है? जयपुर में, उदयपुर में। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब असत्य छांटना है, गलत छांटना है। जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में है। केसर बाग वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर में है। अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का मानसून वन भी कहते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष रोहिड़ा है। तो इसमें असत्य कथन बताना है। तो असत्य कथन की यदि अपन बात करें तो प्यारे बच्चों इसमें असत्य कथन जो है वो है अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का मानसून वन भी कहते हैं और राजस्थान का कल्प वृक्ष रोहिड़ा, ये दोनों के दोनों जो है कहीं ना कहीं असत्य है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे दोनों हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लूनी, जोजड़ी, बनास, मेनाल, माही, बाणगंगा, चंबल, पार्वती। यानी कि एक तरीके से ये परियोजना और उनकी नदियों के नाम दे रखे हैं, तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो प्यारे बच्चों यदि देखा जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा माही, ठीक। तो माही नदी पर जो है वो बाणगंगा परियोजना नहीं है, क्योंकि बाण सागर जो है वो सोन नदी पर है। बाण सागर या बाण गंगा की बात करें तो ये कौन सी नदी पर? बाण सागर, मैं लिख देता हूं वैसे बाण सागर। तो बाण सागर परियोजना जो है वो कहीं ना कहीं एमपी में है। ये कौन सी नदी पर है? ये तो सोन नदी पर है, ये आप लोगों को याद रखना है। माही नदी की यदि अपन बात करें तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आता है कि भारत के अंतर्गत कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है तो वो कौन सी नदी है? माही नदी। और कर्क रेखा को 2 बार कहां पर काटा जाता है? तो ये राजस्थान राज्य में काटा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न और शानदार प्रश्न है कि अजमेर के पास स्थित पुष्कर में जो वराह मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण प्यारे बच्चों अजय राज ने, अर्णोराज ने, विग्रहराज चतुर्थ ने, पृथ्वीराज चौहान ने। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्णोराज के द्वारा करवाया था। किसके द्वारा? अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कौन सी रियासत? सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो जेडी हॉल, ईडन, मेजर बर्टन, मेक मेसन। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बच्चों वो है जेडी हॉल। यानी कि 1857 की क्रांति के समय जो सिरोही रियासत है उसके जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनका नाम था जेडी हॉल। मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? तो मोतीलाल तेजावत की यदि अपन बात करें तो ये फलासिया के थे, सामलिया के थे, कोलियारी के थे, मानगढ़ के थे। तो मोतीलाल तेजावत जो थे वो कोलियारी गांव के निवासी थे और ये कोलियारी गांव जहां पर पड़ता है वो क्षेत्र कौन सा है भैया? तो उदयपुर है। प्यारे बच्चों कौन सा? उदयपुर। तो उदयपुर के बारे में कहा जाता है कि भारत में झीलों की नगरी किसको कहा जाता है? तो भारत में झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। भारत में झीलों की नगरी, ठीक।
ये भी एक प्रश्न आता है, झीलों की नगरी किसको कहा जाता है, उदयपुर। और एक और आता है उदयपुर के अलावा दूसरा जो कि है श्रीनगर। ये दोनों जो शहर हैं इनको कहीं ना कहीं झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और वहीं मध्य प्रदेश का भोपाल, इसे भोपाल को भी झीलों का शहर कहते हैं, लेकिन ये झीलों का शहर कहाँ का है, ये मध्य प्रदेश का है। 1987 का सूर्यमल्ल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सोढ़िया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया। यानी कि 1987 का कौन सा सूर्यमल्ल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सोढ़िया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया। लीलटांस, निग्रंथ, धरती, धोरारी, सबद। तो इनमें से किसको दिया गया है ये, तो इनमें से जिसको दिया गया है वो है प्यारे बच्चों इनकी साहित्यिक रचना जो कि है सबद। कौन सी है, सबद को दिया गया है। हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा हुआ है। तो हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है। प्यारे बच्चों किशनगढ़ से जुड़ा है, झालावाड़ से जुड़ा है, प्रतापगढ़ से जुड़ा है, सिरोही से जुड़ा है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो होने वाला है सिरोही। क्या होने वाला है, सिरोही। तो हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है, तो सिरोही रियासत से जुड़ा है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात की थी कि सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। तो अभी आप लोगों को बताया है, जल्दी से कमेंट में बताइए सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे 1857 की क्रांति के समय। अगला है 39वां प्रश्न, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है। तो दुनिया का दूसरा जो जिब्राल्टर कहा है, मेहरानगढ़ को कहा है, नाहरगढ़ को कहा है, सिवाड़ा को कहा है, तारागढ़ को कहा है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा यदि अपन बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा बहुत ही अच्छा काम किया गया था। और क्या काम किया गया था प्यारे बच्चों, तो सती प्रथा का अंत। कौन सी प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत करने के लिए जिस व्यक्ति को जाना जाता है वो व्यक्ति कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक है, जो कि आप लोगों को याद रखना है, ठीक। वहीं यदि अपन बात करें तो इनके द्वारा जिस किले को दूसरा जिब्राल्टर कहा गया है वो है तारागढ़। कौन सा है, तारागढ़ है, ये आप लोगों को याद रखना है। वहीं यदि बात करें तो कि भारत का जिब्राल्टर किसको कहा जाता है, केवल ऐसा कि भारत का जिब्राल्टर, तो ऐसा प्रश्न भी आ जाए कि भारत का जिब्राल्टर किसको कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है ग्वालियर को। किसको कहा जाता है, ग्वालियर को कहा जाता है, आप ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है। तो आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों बेणेश्वर मेले को, केला देवी मेले को, जीण माता मेले को, डिग्गी मेला को। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो है बेणेश्वर मेला। कौन से मेले को कहा जाता है, बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। ये कहां पर लगता है बेणेश्वर मेला, तो राजस्थान में लगता है। वहीं यदि देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आप लोगों को बता दूं मैं अभी कि 2025 में अभी कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। तो 2025 में कुंभ मेले का जो आयोजन हो रहा है भारत में वो कहां पर हो रहा है। तो 2025 में कुंभ मेले का जो आयोजन हो रहा है वो प्रयागराज में हो रहा है, ठीक। और प्रयागराज में जो कुंभ मेला है इसे कुंभ ना कहकर इसे महाकुंभ कहा जाएगा, क्योंकि ये लगभग 144 वर्षों के बाद, मतलब 144 वर्षों में यहाँ पर आयोजित हो रहा है। मतलब लगातार होते होते 144 वर्ष हो गए हैं। हालांकि जो कुंभ मेले का आयोजन होता है वो 12 वर्ष में होता है। और कुंभ मेले की बात हुई है तो मैं आप लोगों को बता दूं भारत में कितने स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो भारत में 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। जैसे कि एक स्थान है नासिक, ठीक, एक स्थान है जो कि प्रयागराज, एक स्थान है जो कि कौन सा, उज्जैन। और एक आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि एक चौथा स्थान कौन सा है। ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं कि नासिक बता दिया, प्रयागराज बता दिया, उज्जैन बता दिया, चौथा स्थान आप लोगों को बताना है। चलिए, थमड़ियों, थेड़ियों, आड़, ठुस्सी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहां धारण किए जाते हैं। तो ये थमड़ियों, थेड़ियों, आड़, ठुस्सी नामक आभूषण जो है ये कहां पर ग्रहण किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन में है सिर में, कंठ में, हाथ में, कमर पर। तो इस प्रकार के जो आभूषण हैं ये जहां पर पहने जाते हैं, धारण किए जाते हैं बच्चों, तो ध्यान रखना ये कंठ में पहने जाते हैं। कहां पर पहने जाते हैं, ये कंठ में। अगला प्रश्न है, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किस राजस्थानी शासक द्वारा करवाई गई। यानी कि महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किस राजस्थानी शासक द्वारा करवाई गई। सवाई जय सिंह, सवाई राम सिंह, जगत सिंह, जसवंत सिंह। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है प्यारे बच्चों याद रखना सवाई राम सिंह के द्वारा करवाई गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। तो वालर नृत्य जो है वो स्त्री द्वारा किया जाता है, पुरुष द्वारा किया जाता है
स्त्री एवं पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो वालर जो नृत्य होता है बच्चों वो दोनों के द्वारा किया जाता है, स्त्री के द्वारा भी और पुरुष के द्वारा भी, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स्त्री व पुरुष दोनों। निम्न में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति कर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकते हैं? निम्न में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति कर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकते हैं? तो ज्ञानार्जन, बोध का विकास, ज्ञान उपयोग, क्रियात्मक कौशल का विकास। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा क्रियात्मक कौशलों के विकास से यदि देखा जाए तो मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को बच्चा क्या कर सकता है? सही कर सकता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा नई पीढ़ी के सामाजिकरण के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? कि शिक्षा जो है नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यह कथन किसका है? दुर्खिम, बोसिंग, अरस्तु, टीपी नन। तो यह जो कथन है प्यारे बच्चों, ये कथन है, ध्यान रखना, दुर्खिम का। किसका है ये? दुर्खिम के द्वारा कहा गया कथन है ये। मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को इस नाम से भी जाना जाता है, यानी कि मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को किस नाम से भी जाना जाता है? तो हर्बर्ट मॉडल, मॉरिसन मॉडल, आसुबल मॉडल, टर्नर टीचिंग मॉडल। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है प्यारे बच्चों याद रखना, मॉरिसन मॉडल भी कहा जाता है इसको। कौन सा मॉडल कहा जाता है? मॉरिसन मॉडल भी कहा जाता है। निम्न में से बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? यानी कि निम्न से बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? तो ज्ञान नहीं है, अधिग्रहण नहीं है, विश्लेषण नहीं है, मूल्यांकन नहीं है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो है अधिग्रहण। कौन सा नहीं है? अधिग्रहण नहीं है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के अनुसार प्रयोजना विधि संबंधित है। अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के अनुसार प्रयोजना विधि संबंधित है। तो टीसीआई, एलसीआई, टीएलसीआई, जीसीआई, यानी कि अध्यापक नियंत्रित अनुदेशन, शिक्षार्थी नियंत्रित अनुदेशन, इंटरएक्टिव प्रक्रिया अनुदेशन, समूह नियंत्रित अनुदेशन। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो है जीएसआई, यानी कि समूह नियंत्रित अनुदेशन। मूल्यांकन एवं मापन के संबंध का निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? मूल्यांकन एवं मापन के संबंध का निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? मापन बराबर मूल्यांकन प्लस मूल्य निर्धारण, मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य निर्धारण, मापन बराबर मूल्यांकन, मूल्य निर्धारण बराबर मापन प्लस मूल्यांकन। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बच्चों ध्यान रखना, मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य निर्धारण के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। आज का प्यारे बच्चों 50वां प्रश्न, जो कि आप लोगों को कहा था हम टोटल 50 प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं, तो ये आपके सामने 50वां प्रश्न है। निम्न में से कौन सा पद प्रयोजना विधि का भाग नहीं है? तो प्रयोजना विधि का भाग नहीं है परिस्थिति उत्पन्न करना, प्रायोजनों का चुनाव, सूचना का विश्लेषण, प्रायोजनों का मूल्यांकन। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा सूचना का विश्लेषण। तो प्यारे बच्चों ये हमारा सामाजिक अध्ययन का यदि देखा जाए तो पार्ट 3 था, और इस पार्ट 3 के अंतर्गत वापस हमने कितने प्रश्नों की चर्चा की है? 50 प्रश्नों की चर्चा की है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। यदि वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।